हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमने क्या किया था, कहा था लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसमें हमने ये कहा था when object is placed along the principal axis, इस तरह से था। अगर मान लो ऑब्जेक्ट ये है, मान लो ऑब्जेक्ट है ए बी, तो हो सकता है इसका इमेज बने इस टाइप से, तो हो सकता है इसका इमेज बने इस टाइप से ए डैश बी डैश। हो सकता है ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो इसका इमेज बने ए डैश बी डैश। तो हमने ये कहा था मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल को डिफाइन करेंगे V2 माइनस V1 बाई U2 माइनस U1। U1 है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U1 है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो V1 है इसका इमेज डिस्टेंस, V1 है इसका इमेज डिस्टेंस। सिमिलरली U2 है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो V2 है इसका इमेज डिस्टेंस। Agreed? So V2 minus V1 is the size of the image and U2 minus V1 is the size of the object. ये हमने कल किया था, सही है ना? अब समझो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, बोलता है ये जो AB है ये बहुत छोटा है। For very small object placed along principal axis, क्या करोगे? अगर ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी हो, इस U2 के कंपेरिजन या U1 के कंपेरिजन में अगर ये डिफरेंस U1 माइनस U2 बहुत छोटा हो तो क्या करोगे? तो यहां पे हम एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, उसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन या डिफरेंशिएशन एज अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है समझो, इफ very small object is placed along principal axis, that means इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है AB, ऑब्जेक्ट है AB, इसकी साइज बहुत छोटी है कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड और डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड। यानी अगर ये U है तो इसको तुम DU मान सकते हो, समझ रहे हो? हाँ सर। जैसे ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, एक एंड जो है वो 10 सेंटीमीटर, दूसरा जो है 10 सेंटीमीटर से 0.0001 मिलीमीटर बड़ा है। ये 10 सेंटीमीटर है और ये 0.01 मिलीमीटर है, तो U और U प्लस DU में बहुत नेग्लिजिबल फर्क है। तो उस केस में हम करते क्या है, ये देखो, उस केस में इफ दिस इज द केस देन हम लिखते हैं 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या मिलता है हमको, माइनस dV/V स्क्वायर माइनस DU/U स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से मिलता है dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ V/U का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ DU। ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है? हाँ सर। यस सर। ये क्या है, साइज ऑफ इमेज, V2 minus V1 is the size of image, and here V plus dV minus V, change in V is called size in image, change in U is size of object। और ये जो माइनस V/U का होने, माइनस साइन का मतलब क्या है, इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट इस तरह होगा तो इमेज इस तरह होगा। और ये V/U क्या बता रहा है बताओ, तो इसको तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर टाइम्स ऑफ DU।
समझ रहे हो? मैग्निफिकेशन है, उस पॉइंट पे मैग्निफिकेशन होगा f बाय f माइनस यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ लो इसको। जब भी ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी हो तो चेंज इन v, डेल्टा v जो होता है उसको dv मानते हैं, और चेंज इन u जो होता है ऑब्जेक्ट साइड उसको du मानते हैं, और हम डिफरेंशिएशन है अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। हम डिफरेंशिएशन पता नहीं तुम लोग को पढ़ाई थे कि नहीं। तो उस केस में तुम कह सकते हो साइज, तुम ये भी कह सकते हो dv बाई du। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? dv बाई du, dv बाई du क्या बोलोगे इसको? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। वो किसके इक्वल होता है? स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होगा। होगा जैसे तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। इमेजिन करो हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट की साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज है 1 मिलीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज है 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द इमेज। इमेज की लेंथ निकालनी है। अब तुम्हारे दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? तुम पहले u को रखोगे कितना? तुम पहले u को रखोगे कितना? -30, इसका निकाल लोगे v1। फिर तुम u को क्या रखोगे? -30.1 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 सेंटीमीटर है, -30 पॉइंट, तो 1/30.1 तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। 1/30.1 का वैल्यू तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमसे आंसर एग्जैक्ट पूछा गया है। तो बिकॉज ये लेंथ 1 मिलीमीटर 30 सेंटीमीटर के कवर बहुत छोटा है, तो तुम यहां ये मेथड लगा सकते हो। क्या क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर आएगा dv इज इक्वल टू चेंज इन, मतलब इमेज लेंथ इज इक्वल टू, पहले यहां f निकाल लो, इस u के लिए या इस u के लिए, ये लो या ये लो, लगभग बराबर है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बताओ? f बाय f माइनस u, कितना हो जाएगा? -2। तो यहां तुम क्या करोगे? माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, जो इस पॉइंट पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था, जो इस पॉइंट पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, उसका स्क्वायर होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू कितना लिखोगे यहां? du का वैल्यू क्या है? u था 30, u1 था 30, u2 है 30.1, तो du कितना है? 1 मिलीमीटर है ना? यस सर। तो कितना आ गया आंसर? तो तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शन होगा द साइज ऑफ द इमेज इज अप्रोक्सीमेटली, आंसर होगा 4 मिलीमीटर। याद रहेगा? यस सर। किसी को दिक्कत है? क्योंकि इसके बाद एरिया मैग्नीफाई होगा, उसके बाद वॉल्यूम मैग्नीफाई होगा, तो ये समझ नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। समझ लो, जब भी तुम ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखते हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इसका जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड होता है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, जिसमें हम एक एंड का u डालते हैं u1, उसका निकालते हैं v1, दूसरे एंड का देते हैं u2, उसका निकालते हैं v2। यहां देते हैं u1, यहां देते हैं u2, u1 और u2, u1 का v1 निकालते हैं और u2 का v2 निकालते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी हो तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
ठीक, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, हम लगाते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्या लगाते हैं? अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, स्मॉल जो साइज है ऑब्जेक्ट का, जो स्मॉल साइज यानी इस एंड, ऑब्जेक्ट के इस एंड और इस एंड का जो यू कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है उसको मानते हैं डी यू, और ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसके इस एंड और इस एंड का डिफरेंस उसको मानते हैं डीवी। हम डी यू और डीवी में रिलेशन जानते हैं, यहां से डिफरेंशिएट करते हैं। ये होता है v बाई यू। v बाई यू जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, उस पॉइंट पे, उस लोकल पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ऑब्जेक्ट के लेंथ को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो हमको क्या दे देता है, इमेज का लेंथ दे देता है। लिखो इसको, हम इसको बोलते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? एरियल मैग्निफिकेशन। प्लेन सरफेस प्लेस्ड perpendicular to principal axis। अगर कोई प्लेन सरफेस एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। जब देखते हैं, मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल सरफेस है, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है, वही ये मान लेते हैं फोकल लेंथ इसकी कितनी है, और 20 सेंटीमीटर है। यहां पर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है। समझ रहे हो ना, एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है और ये कार्डबोर्ड इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसका जो प्लेन है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी अगर ये एक्स एक्सिस है, ये प्लेन जो है, ये जो प्लेन है ये वाईजेड प्लेन में है, उसके पैरेलल है। अब ये बताओ, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस यहां से 30 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ये मान लेते हैं लेंथ, ये जो हाइट है ये ए है, ये जो हाइट है ये ए है, और ये विड्थ है ये बी है। अब ये बताओ मुझे कि यहां पे इस पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग 30 सेंटीमीटर के मैग्निफिकेशन कितना आएगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना आएगा, एफ बाय एफ माइनस यू -20 बाय -20 माइनस 30 एंड दैट इज इक्वल टू -2। तो ये बताओ इसकी जो लेंथ बनेगी इमेज में वो कितनी टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स, -2 टाइम्स। हाँ सर। और ये जो लेंथ बनेगा ये कितना टाइम्स हो जाएगा, -2 टाइम्स, -2 टाइम्स। हाँ सर। तो लेंथ हो गया डबल, हाइट हो गया डबल, एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझिएगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, ए इंटू बी। एरिया ऑफ इमेज जो होगा वो होगा m टाइम्स ऑफ ए, m इज द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ ए इंटू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ बी। क्योंकि अगर ये x डायरेक्शन है और ये yz प्लेन में है तो ये y डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर है और ये z डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है ये भी हो जाएगा m टाइम्स, दिस इज फॉर परपेंडिकुलर लेंथ, ये हो जाएगा m टाइम्स, ये हो जाएगा mt होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ ab। ab क्या था, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सो एरिया ऑफ इमेज इज m स्क्वायर टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्रीड? हम कह सकते हैं एरिया ऑफ इमेज
बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होल स्क्वायर। अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन +2 या -2 है, अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इस पॉइंट पे +2 या -2 है तो एरिया 4 टाइम्स होगा इमेज का। और अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड मान लो हाफ है, एरिया 1/4 होगा। एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज द स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। समझ रहे हो? हाँ सर। और ये सिर्फ रेक्टेंगल के लिए नहीं है, अगर यहां एक इलिप्स भी रखा होता, एक सर्कल रखा होता या कोई इलिप्स रखा होता इस तरह से, इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस, तो इसका भी एरिया क्या होता है पाई ए बी। ए बिकम्स एम टाइम्स, बी बिकम्स एम टाइम्स माइनस एम टाइम्स, तो क्या होता एम स्क्वायर टाइम्स, है ना। वैलिड फॉर इवन अगर कोई इस टाइप का बॉडी होता है, ऐसे प्लेन बॉडी, रैंडमली, इसका कोई डिफिनेशन है नहीं है, कोई नाम नहीं, ये कोई रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं है, कुछ भी हो, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा होता, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा होता तो इसका इमेज बनता वो भी एम स्क्वायर टाइम्स ही बनता, क्योंकि हर डायमेंशन समझ लो, हर लेंथ, ये लेंथ ले लो, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ये है तुम्हारी तरफ है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है तुम्हारे तरफ है, तो इसके परपेंडिकुलर ये लेंथ, चाहे इसके परपेंडिकुलर ये लेंथ, चाहे ये लेंथ, सब लेंथ क्या होगा m टाइम्स हो जाएगा, तो इसीलिए इसका एरिया m स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। एग्रीड? हाँ सर। लिखो इसको। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर वॉल्यूम मैग्निफिकेशन। ठीक है, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये मेरा हैंड जो है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप से, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैंने इस प्रिंसिपल एक्सिस पे स्क्वायर को ऐसे करके डाल दिया, मैंने इस प्रिंसिपल एक्सिस पे स्क्वायर को इस तरह से डाल दिया, तो इसका इमेज जो बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो समझो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहां पर ऐसे करके, और यहां पर एक कॉइन रखा हुआ है, दिस इज कॉइन, इस कॉइन की थिकनेस बहुत कम है, इस कॉइन की थिकनेस बहुत कम है, ये डिस्टेंस दी, मान लो ये मान लो 30 सेंटीमीटर है, इमेजिन करो, डेटा वही रखते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है, ये जो कॉइन है इसकी रेडियस दी हुई है, सपोज आर है, या रेडियस दी हुई है सपोज 10 सेंटीमीटर, या मान लो रेडियस दी हुई सपोज 2 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस दी हुई है 0.01 मिलीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम होगा। आपसे पूछा गया इमेज का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ इमेज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालते हैं, ये होगा f बाय एफ माइनस यू, और ये हम देख चुके हैं -20 बाय -20 माइनस 30, दैट इज -2, ये निकल गया। दूसरा एरिया, एरिया ऑफ इमेज क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ इमेज होगा m स्क्वायर टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ सर। तो दैट वुड बिकम -2 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सो एरिया वुड बिकम 4 टाइम्स, एरिया वुड बिकम 4 टाइम्स। ठीक, एरिया 4 गुना हो जाएगा, m स्क्वायर टाइम्स होता है, थिकनेस कितना गुना हो जाएगा। थर्ड, dv इज इक्वल टू
माइनस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी यू, यानी कि थिकनेस ऑफ इमेज, थिकनेस ऑफ इमेज हम लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ इमेज along the principal axis, ये जो है थिकनेस, that will become equal to minus of minus 2 whole square times of du. This is the thickness of object. तो बताओ, अगर एरिया m स्क्वायर टाइम्स हो रहा है और थिकनेस m स्क्वायर टाइम्स हो रहा है, तो वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगा? 16 times. m के टाइम्स में क्या? m के टर्म्स में वॉल्यूम ऑफ इमेज Power 4. बिल्कुल m टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। सही है? सही है। अगर एरिया किसी चीज का 4 गुना कर दो, एरिया 4 गुना कर दो, क्यों कर दो? क्योंकि ये जो कॉइन है, इस कॉइन का रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो रेडियस बिकम्स m टाइम्स, दिस रेडियस बिकम्स m टाइम्स, सो एरिया बिकम्स m स्क्वायर टाइम्स। अब जो थिकनेस है, क्योंकि ये थिकनेस जो है ये एंड से ये एंड, इस थिकनेस का एक एंड और दूसरा एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में है, एक u डिस्टेंस पे, दूसरा u प्लस डी यू डिस्टेंस पे, इसकी थिकनेस होती है dv और dv होता है माइनस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ du। थिकनेस होगा माइनस एम स्क्वायर टाइम्स, मीन मैग्नीट्यूड वाइज एम स्क्वायर टाइम्स ही होगा। थिकनेस जो है बस क्या होगा, ये सिक्का ऐसे पलट जाएगा। इमेज में क्या होगा समझो, इस माइनस का मतलब क्या है बता चुके हैं, जब a से b जाओगे तो b से a आओगे। इमेज में अगर सिक्का इस तरह से है तो पलट के इस तरह से बन जाएगा, यही होगा, लेकिन वॉल्यूम का कोई साइन नहीं होता है। तो याद रखना, थिकनेस m स्क्वायर टाइम्स, एरिया भी m स्क्वायर टाइम्स, देयरफॉर वॉल्यूम बिकम्स m टू द पावर 4 टाइम्स। अगर m की वैल्यू -2 या +2 है तो वॉल्यूम ऑफ इमेज 16 टाइम्स होगी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है? Yes. तो इसको हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ इमेज इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखो इसको, इस पे बेस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन दिखेगा, सबसे पहले तो ये निकालना, ये निकल गया क्वेश्चन बन गया, ये निकल गया क्वेश्चन बन गया, ये निकल, ट्रांसवर्स पूछा है, हाइट ऑफ इमेज पूछा है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो सीधे यहां से निकल जाएगा। स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल है, अगर लेंथ पूछा है तो इसको m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, एरिया पूछा है m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, वॉल्यूम पूछा है m टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। लिखो, हाँ यहां से देखना, रे डायग्राम्स और इमेज ट्रेसिंग। रे डायग्राम या इमेज ट्रेसिंग कैसे करते हैं, ठीक। अब तुम इस बात को समझो, रे डायग्राम या इमेज ट्रेसिंग के लिए यहां पे 3 पॉइंट होते हैं, ये फिर हम 4 बार लिख रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर याद रखना, पोल, फोकस और फोकस, ये 4 रेज होते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, फोकस। फोकस मैंने 2 बार लिखा है, क्यों लिखा बता रहा हूं। याद रखना, पहला रूल क्या है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा वो नॉर्मली गिरेगा और नॉर्मली उसी पाथ पे लौट जाएगा। एग्रीड? रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉल्स नॉर्मली and gets reflected back on the same path। सही है? सही है क्या?
इवन दो मिरर लिया है, एक कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहां पर है, इसका फोकस मान लेते हैं यहां पर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, इसका फोकस मान लेते हैं यहां पर है सर, फोकस यहां पर है, सेंटर कर्वेचर यहां पर है। ठीक है, तो बताओ ऑब्जेक्ट मान लेते यहां पर, ऑब्जेक्ट मान लेते यहां पर है, ऑब्जेक्ट मान लेते यहां पर है। तो यहां से जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, क्या वो नॉर्मली गिरेगा और उसी पाथ पे नॉर्मली लौट जाएगा? सही है? Yes, sir. क्योंकि ये गिर रहा है परपेंडिकुलर अलोंग द नॉर्मल है, अलोंग द नॉर्मल। उसी तरह यहां से जो रे चलेगा, यहां से जो रे चलेगा, इसको यहां जाना था, बट ये क्या करेगा, उसी रास्ते पे लौट जाएगा। देखो रे डायग्राम बनाने के लिए इमेज लोकेट दो रे सफिशिएंट है। इमेज अगर तुम ड्रॉ करना चाहते हो, फाइंड करना चाहते हो इसका इमेज कहां बनेगा, तो किसी दो रे का इंटरसेक्शन निकाल दो, वो सफिशिएंट है, क्योंकि सारे रे कंकरेंट होते हैं। बट हमारे पास चार है, हमारे पास चार है, हम किसी दो से कर सकते हैं, बट चारों वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहां कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक। दूसरा तुम लो पोल। दूसरा पॉइंट कौन सा है? पोल। रे फॉलिंग ऑन पोल gets reflected at same angle on other side of प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे यहां से पोल पे गिरेगा, वो जिस एंगल पर गिरेगा उसी एंगल पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। सही है? जो रे यहां से पोल पे गिरेगा, क्यों यही नॉर्मल है, इस पॉइंट पे यही नॉर्मल है, तो जितना एंगल इसके साथ बनाएगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। सही है? सो इज दिस द इमेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे, इज दिस द इमेज? और ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड है। देखो रिफ्लेक्टेड एक तो ये है जो नॉर्मली गिरा था, और एक ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां होगा। क्या ये इमेज होगा? सही है? Yes, sir. इमेज तो निकल गया। अभी तो दो पॉइंट का यूज किया ही नहीं, फिर भी यूज कर लेते हैं। अब अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरेगा, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरेगा तो वो क्या होगा, फोकस से पास करेगा ना, हाँ सर। और इमेज से तो पास करना ही चाहिए, क्योंकि सारे के सारे क्या है, कंकरेंट है। तीसरा, ए रे parallel to principal axis after reflection passes through focus और इमेज से तो पास करे। उसी तरह से यहां पे, यहां अगर एक रे हम ऐसे करके लें, और यहां पे अगर हम एक रे इस तरह से लें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको रिफ्लेक्शन के बाद इसको क्या करना चाहिए, इसको रिफ्लेक्शन के बाद इमेज और फोकस दोनों से पास होना चाहिए। सही ना? उसको रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होना चाहिए।
तो जो रे पैरेलल गिरेगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा, और जो फोकस से पास होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। सही है। ए रे पासिंग थ्रू फोकस becomes parallel to principal axis after reflection। देखो यहां से अगर एक रे फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगा, और इसको, और पॉइंट तो कंकरेंट है, आई ही वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंकरेंट, उससे पास करेगा। सिमिलरली यहां पर अगर कोई रे फोकस की तरफ गिरता, अगर कोई रे फोकस की तरफ गिरता, ये रिफ्लेक्शन में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, और ये इमेज से ही पास करेगा। समझ गए। तो दो चीजें हैं, समझो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये बताओ, यहां पे किसी कोई डाउट है, पहले इसको बताओ। पहला रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा था, उसी रास्ते पे लौट जाएगा। दूसरा रे पोल पे जो गिरेगा, ऊपर से गिरेगा तो नीचे से जाएगा, और नीचे से गिरता तो ऊपर से जाता। प्रिंसिपल एक्सिस के एक तरफ से अगर पोल के, अगर ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से रे गिरेगा तो नीचे से निकलेगा, और नीचे से ऊपर से। तीसरा, जो रे पैरेलल चलेगा वो फोकस से पास करेगा, और इमेज से तो पास करना ही है सबको, और जो फोकस से पास करेगा वो इमेज से निकलेगा। और ये जो डिस्टेंसेस तुमको दिख रहे हैं, ये जो पूरे आर्क दिख रहे हैं, ये सब लगभग स्ट्रेट लाइन होता है, बहुत छोटा होता है। ये सब जो है ना, बहुत बड़े सर्किल का एक छोटा सा पार्ट है। ये जो दिख रहा है PQ और ये सब पूरा लगभग स्ट्रेट लाइन तरह बिहेव करता है। यहां तक किसी कोई डाउट है? 4 स्टेप है, 4 ही पॉइंट है, तुम किसी 2 पॉइंट से मैं निकाल सकते हो, तुम चारों का कोई यूज नहीं होता है। यहां कोई डाउट है किसी को? नहीं है? नहीं है? नहीं है डाउट? किसी स्टेप में डाउट है? अब इसको हम रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स मतलब समझो, हमको प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन दिया है, ऑब्जेक्ट और इमेज दिया है, और तुमको फोकस निकालना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है, टाइप ऑफ मिरर निकालना है। समझो क्वेश्चन क्या है। रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, समझो। रिवर्स प्रोसेस, ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड प्रिंसिपल एक्सिस गिवन, फाइंड फोकस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड फाइंड फोकस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड नेचर ऑफ मिरर। समझ लो, रिवर्स प्रोसेस। हमको ऑब्जेक्ट दे दिया है, इमेज दे दिया और एक लाइन दे दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बट ये नहीं पता है कि पोल कहां है, फोकस कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, और किस टाइप का मिरर, अब वो निकालना है। यानी अभी तक क्या कर रहे थे, मिरर दिया था, ऑब्जेक्ट और इमेज दिया था, हम मिरर दिया था, ऑब्जेक्ट दिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया था, फोकस दिया था, पोल दिया था, हम इमेज निकाल रहे थे। अब हम उल्टा कर रहे हैं, इमेज से हम मिरर निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? यस सर। और ये डायग्राम इसलिए छोड़े क्योंकि तो हम इसको रिलेट करेंगे। पहला रूल, तो तुम्हारे इन सब केसेस में होगा क्या कि तुमको इस तरह से दिया होगा, कहेगा ये एक लाइन है, कहेगा ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज यहां पर है। एक लाइन दे देगा, कहेगा ऑब्जेक्ट यहां पर है और इमेज मान लो यहां पर है, या कहेगा और ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट यहां पर है,
ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज यहां पर है, दे दिया, और एक लाइन दे दिया प्रिंसिपल एक्सिस से। लोकेट करो पोल कहां है, फोकस कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है। दूसरा ये भी कर सकता है, एक वैसा एक केस लेते हैं इस टाइप से, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां, दो केस ले लेते हैं। रूल नंबर 1, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही या गलत? लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट को इमेज से ज्वाइन करो, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट करेगा। ऑब्जेक्ट को इमेज से ज्वाइन करो, ऑब्जेक्ट को इमेज से ज्वाइन करो, इसको बढ़ा दो, ये लाइन इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट करेगा। सही या गलत? सही या गलत? सही है। क्यों सही है? क्यों सही है? जरा सोचो। ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर कोलिनियर होते हैं। हमेशा ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर कोलिनियर होते हैं। जो यही वो पाथ होता है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करो, जो अपना रास्ता रिट्रेस करता है। चाहे तुम ये केस ले लो, देखो ऑब्जेक्ट को तुम इमेज से ज्वाइन करो, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसको ओ को इमेज से ज्वाइन करो, ऑब्जेक्ट को क्या करो? इमेज से ज्वाइन करो, इसको बढ़ाओ, ये कहां मीट करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? यहां? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? यहां? सही है जी? हाँ सर। आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तुमसे अगर सिर्फ यही पूछ दे इस टाइप का डायग्राम देके कि सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिटवीन दिस एंड दिस और राइट ऑफ दिस और लेफ्ट ऑफ दिस, तो क्या करोगे? तो पहला रूल याद रखोगे, ऑब्जेक्ट और इमेज को तुम जब भी ज्वाइन करोगे, ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर कोलिनियर होते हैं। ऑब्जेक्ट याद रखना, ऑब्जेक्ट, इमेज एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई करते हैं हमेशा। सही है? सेकेंड, तो सेंटर कर्वेचर तुम्हारा निकल गया। अब तुमको पोल निकालना है। पोल कैसे निकालें? पोल कैसे निकालें? तो जरा देखो, ऑब्जेक्ट से एक रे गया होगा, ऑब्जेक्ट से एक रे गया होगा, पोल पे गिरा होगा और रिफ्लेक्ट हुआ होगा उसी एंगल पे, तो इमेज पे मिला होगा। समझ रहे हो? यस सर। हम क्या चीज? ये स्टेटमेंट जो आपने, फिर से बोलो। सर जो स्टेटमेंट अभी आपने बोला, हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, मान लो ये हमारा पोल है, मान लेते हैं ये पोल है, तो इस पोल की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जब हम इसको यहां से ज्वाइन करें और इसको यहां से ज्वाइन करें, दोनों एंगल सेम बनना चाहिए। जड़ी ना? अगर सेम नहीं बनना तो पोल नहीं है, क्योंकि पोल की प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट से गिरा हुआ लाइट जब पोल पे गिरता है, सेम एंगल पे जब रिफ्लेक्ट करता है तो इमेज पे जाके मिलता है। एग्रीड? समझ रहे हो? यस सर। तो मैं इस पॉइंट को आगे पीछे करके वो पॉइंट ढूंढना चाह रहा हूं जहां पे ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम हो। तो कैसे ढूंढूं? विदाउट यूजिंग माय कैलकुलेशंस, यूजिंग ज्योमेट्री। कैसे ढूंढूं? तो मैं क्या करता हूं कि ये जितना नीचे है, इमेज जितना नीचे है, उतने ही ऊपर एक पॉइंट लेता हूं, आई कॉल इट आई डैश। अगर मैं ओ और आई डैश को मिला दूं तो क्या ये पोल पे मिलेगा?
समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे वो पॉइंट चाहिए सच दैट अगर मैं ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट से ज्वाइन करूं, अगर ये एंगल थीटा बन रहा हो, तो जब मैं उसको उस पॉइंट को इमेज से ज्वाइन करूं, ये भी थीटा ही बनाए। एग्रीड? इसका मतलब ये हुआ ये जितना नीचे है, इमेज इसके जितना नीचे है उतना ही ऊपर अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, इमेज जितना नीचे है उतने ही ऊपर अगर मैं एक पॉइंट ले लूं आई डैश, तो ओ आई डैश को जब मिलाऊंगा तो पी से मिलेगा। पोल निकालने का तरीका क्या वो देखो। टेक ए पॉइंट आई डैश, पॉइंट आई तुमको पता है, उसके दूसरे साइड एक पॉइंट ले लो, जिस साइड भी पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पे, उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहां एक पॉइंट ले लो आई डैश। जितने डिस्टेंस पे, यहां से जितने डिस्टेंस पे आई है उतने ही डिस्टेंस पे उसके दूसरे साइड आई डैश ले लो। ऑब्जेक्ट और आई डैश को जब मिलाओगे वो पोल पे मिलेगा। टेक ए पॉइंट आई डैश इक्विडिस्टेंट on other side of image of I, जितने डिस्टेंस पे आई है, आई नीचे है तो आई डैश लो ऊपर, आई ऊपर है तो आई डैश लो नीचे, इक्वल डिस्टेंस पे आई डैश ले लिए। लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ओ आई डैश, ऑब्जेक्ट और आई डैश को मिलाओगे, लाइन ओ आई डैश मीट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट पोल। क्या जस्टिफाइड है कि मैं चाह रहा था यहां पे वो पॉइंट लेना, मैं यहां पे ये चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं यहां वो पॉइंट लूं सच दैट कि जब मैं इसको इससे ज्वाइन करूं और इसको इससे ज्वाइन करूं तो एंगल सेम आए। यही ना पोल का मतलब, वही है ना कि जब मैं इसको पोल को ओ से ज्वाइन करूं, आई से ज्वाइन करूं तो दोनों साइड का एंगल सेम आए। अगर ये एंगल सेम है तो मैं अगर ऐसा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना दूं, ये ट्रायंगल है समझो, ये थीटा ये भी थीटा, तो ये और ये हो जाएगा इक्वल, कॉन्ग्रुएंट है ना, तो आई डैश में यहां डाल दूं। सिमिलरली यहां पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं और मैं कहूं ये पोल है, तो क्या मैं कह सकता हूं लाइट इस पोल पे गिरा था थीटा पे और ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये यहां जाके मिल गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था? यस सर। समझ लो पोल निकल गया। पोल कैसे निकलता है बता देता हूं। ऑब्जेक्ट इमेज जहां भी है, देखो कंस्ट्रक्शन मैथ का ये तो एक 9th और 10th में था, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, उसका ये यूज है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम बेसिकली ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, हमको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि जिस पॉइंट को, इस लाइन पे वो पॉइंट ढूंढना है कि हम उस पॉइंट को अगर ओ से ज्वाइन कर दें या फिर आई से ज्वाइन कर दें तो ओपी और आईपी इक्वल एंगल बना रहा हूं। यानी कि अगर यहां से अगर ऐसे करके ट्रायंगल खींच दें, इस पॉइंट को खींच के यहां अगर मिला दें तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसका सिमेट्रिकल पॉइंट उतने ही डिस्टेंस पे इसके साथ कोलिनियर होगा, क्योंकि ये भी थीटा बना रहा है और इसका जो मिरर इमेज है वो भी थीटा ही बना रहा है ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर होगा। समझ रहे हो? यस सर। नहीं समझ रहे हो दोबारा कल बता देंगे, लेकिन अभी देख लो, ये दोनों तुम्हारा निकल गया। तीसरा, तुम्हारा सेंटर कर्वेचर निकल गया, पोल निकल गया, तो तुमने इमेजिन कर लिया जैसे तुम्हारा सेंटर कर्वेचर पोल निकला, मिरर कैसा? ऐसा। पोल यहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां, लाइट इस तरह से गिर रहा है, तो क्या ये मिरर बनेगा? यस सर। ऑब्जेक्ट यहां, लाइट गिर रहा है, पोल यहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां, क्या ये बनेगा? यस सर।
बस पता चल गया, यहां कॉनकेव मिरर और यहां कॉन्वेक्स मिरर है। एग्रीड? सही है। अब तुम फोकस निकालना चाहते हो तो बस तीन तरीके हैं, तीन तरीका है फोकस निकालने का। पहला, पी और सी का मिड पॉइंट ले लो, पी और सी का मिड पॉइंट ले लो, दैट इज फोकस। एल्स यहां से एक लाइन खींचो पैरेलल, यहां से एक इमेज से एक लाइन खींचो पैरेलल, यहां लाओ, जहां पोल था ना, जहां पोल था उस लाइन पे इसके सामने एक पॉइंट लाओ। ले आए इमेज के सामने का पॉइंट? नहीं सर, यहां नहीं। ऑब्जेक्ट के सामने का एक पॉइंट यहां ले आओ, ऑब्जेक्ट की ही हाइट पे यहां एक पॉइंट लो और इसको इमेज से ज्वाइन कर दो। क्या ये फोकस होगा? ऑब्जेक्ट के पैरेलल एक लाइन लो, ऑब्जेक्ट के पैरेलल एक लाइन लो और यहां प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, यहां इसको मिलाओ। इस पॉइंट को अगर मैं इमेज से ज्वाइन कर दूं तो क्या ये फोकस से पास करेगा? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली ऑब्जेक्ट से वो रे जो पैरेलल था और कहां गिरा था? पोल वाले लोकेशन पे। ऑब्जेक्ट से वो लाइट जो पैरेलल था यहां गिरा था, तो ये लाइट इमेज से भी पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद और फोकस से भी पास कर, नहीं तुम सीधे मिड पॉइंट ले लो, पी और सी का मिड पॉइंट ले लो। ठीक, अब समझो इस पे बेस्ड क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। रिवर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस। यहां तीन रूल है, उसी को रिवर्स कर दो तो ये रूल बन जाता है। और भी चीजें इसमें, मतलब इसमें मैं और रूल बता सकता हूं लेकिन कई बाद में बताऊंगा, लेकिन समझ लो। और मैं इस पे एक न्यूमेरिकल लूंगा, उसके बाद मैं क्लास ऑफ कर दूंगा। इसको पहले तुम नोट कर लो, मैं इस पे एक न्यूमेरिकल लूंगा, उसके बाद मैं क्लास ऑफ कर दूंगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये कुछ नहीं, ये लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्वेश्चन में दिया है कि दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज यहां पर है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 मिलीमीटर, इमेज नीचे है, इन्वर्टेड है 3 मिलीमीटर। ठीक, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। डायग्राम टू द स्केल नहीं है, ये बहुत छोटा है, जो भी है। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, नेचर ऑफ मिरर। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या है? ये डेटा दिया हुआ, ये 1 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। इसी लाइन पे, यही लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी पे कहीं पोल लाइक कर रहा है, इसी पे कहीं फोकस लाइक कर रहा है, इसी पे कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइक कर रहा है। ठीक है, वगैरह वगैरह कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन कर। करेक्ट, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट इमेज को ज्वाइन कर देते हैं, ये मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब आप निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस आएगा मेरे ख्याल से 15 सेंटीमीटर और ये आना चाहिए 5 सेंटीमीटर। सही है? 3 by x must be equal to 1 by 20 minus x, है ना? 3 by x must be equal to 3 millimeter by x must be equal to 1 millimeter by 20 सेंटीमीटर माइनस x। सही है ना? एग्रीड? Yes, sir. ये आएगा 15 सेंटीमीटर। करके देख लेना कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है और ये कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। अब चलो, अब निकालना है पोल, यानी कि ऑब्जेक्ट से निकला हुआ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद यहां पे सेम
एंगल पे हो तो क्या करते हैं, आई का सिमेट्रिकल पॉइंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आई का, या चाहो तुम ओ का भी सिमेट्रिकल पॉइंट ले सकते हो। देखो बेसिक बात क्या है कि जो रे यहां से निकला, जो रे यहां से निकला थीटा पे गिरा, वो रिफ्लेक्शन के बाद थीटा पे जब रिफ्लेक्ट करता है तो ये यहां पहुंचता है, यही ना। भाई जो यहां से निकला रे और जो पोल पे गिरेगा, वो जिस एंगल पे गिरेगा उसी पे दूसरे साइड से निकलता है और ये इमेज से भी पास करता है। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर हम O की जगह O डैश भी ले लेते सेम डिस्टेंस 1 मिलीमीटर पे, तो ये और ये कोलिनियर रहता। यस देखो हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमने जो किया था उसी का रिवर्स। हमारा ये है कि हमारा जो है ये एंगल थीटा पे, अगर हम इसका मिरर इमेज ले लें, अगर ये जो ऊपर का लाइन है इसका अगर हम इसके अबाउट अगर मिरर इमेज ले लें, तो क्या ये लाइन भी थीटा बनाएगा, और ये तो थीटा बना ही रहा है, तो क्या ये तीनों कोलिनियर नहीं होगा। या तुम चाहो तो आई के का सिमेट्रिकल क्या ले लो, आई डैश। आई डैश को जब पी से ज्वाइन करोगे एंगल बनाएगा थीटा, और जब ओ को पी से ज्वाइन करोगे बनाएगा थीटा। तो यहां से अगर थीटा एंगल पे दो लाइन ड्रॉ करो तो क्या दोनों कोलिनियर नहीं होगा, दोनों का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, करेगा ना। करेगा सर। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, ये 1 मिलीमीटर था, ये 15 और ये, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा। देखो अब इस ट्रायंगल को देखो, या तुमको हम चूंकि वो स्टेप बताए थे, तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो कि आई डैश यहां ले लो, तुम आई डैश यहां ले लो, जितना डिस्टेंस ये नीचे उतना ही ये ऊपर, और अब इसको 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 मिला दो, ये किससे पास करेगा, पोल से। लाइन ज्वाइनिंग आई डैश द सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ आई डैश एंड ओ, या ओ डैश एंड आई कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट पोल। अब बताओ ये ट्राइंगल देखो बड़े वाला, आई डैश ए पी, आई डैश ए पी, आई डैश ए पी एंड ओ बी पी, इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या लिख सकते हैं, 3 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर। ए से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है बताओ, नहीं जानते हैं। मान लो यहां से यहां 20 और यहां से यहां पर कितना हो गया बीपी, 20 प्लस बीपी, सही है। यहां से यहां तक है 20 ए से बी तक, और बी से पी तक कितना है, मान लो बीपी है, और इस ट्रायंगल में बीपी। और भी तरीके हो सकते हैं, तुम सोचोगे तो हो जाएगा। सो 3 इज इक्वल टू 20 बाई बीपी प्लस 1। सो व्हाट इज बीपी इक्वल टू 10। आ गया ना। यस सर। 10 सेंटीमीटर। तो अब बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल है, पीसी ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी है ना। एंड व्हाट इज पीसी, पी से बी तक कितना आ गया है 10, और यहां से यहां 5, तो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। एग्री, 15 सेंटीमीटर, सही है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑफ मिरर, कॉन्केव। कॉन्केव। तो समझोगे ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये तुम्हारे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f से नहीं बनेगा, तुमको ही बनाना पड़ेगा। डिफिकल्ट नहीं है, बट एक अलग टाइप का चीज है। कोई भी चीज, कोई भी टाइप जो नया होता है, जो जीवन में पहली बार देखोगे एग्जाम हॉल में, वो नहीं बनेगा। किसी भी चीज को एग्जाम हॉल में दूसरी बार देखोगे तो बनेगा, याद रखना। तो मेरे पास और भी तरीका था। हमने एक बार जब इसको ये कर दिया था ना, हमको ये निकालना था, हमको एक सिमिलर ट्रायंगल तो आ रहा था, ये बड़ा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है।
जिसमें कि ये हाइट पता है, ये हाइट पता है, कोरस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो पता है, यहां से लेके यहां तक बाय यहां से लेके यहां तक वो निकाल सकते हैं। और ये तो 20 पता ही है तो ये निकल जाएगा, तो पीसीयू बोलते हैं रेडियस पर। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। इनफैक्ट माइनस साइन आएगा क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, चलो इसको लिख लो। उसके बाद तुम लोग का ब्रेक है, तुम लोग का ब्रेक है। अब ब्रेक कब तक है इसको लिख लो। 15 मिनट का ब्रेक है। 250 पे 2:50 पे इस क्वेश्चन को लिख लो। 2:50 पे